नमस्कार दोस्तों, जन मुद्दों की बात धर्मराज के साथ मेरे शो में आप सबका स्वागत है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एक बार फिर से भारत की राजनीति में अपनी बात साबित की है और उन्होंने अपना लोहा मनवा लिया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बिहार के ऐसे पहले मुख्यमंत्री हो गए हैं जिन्हें सूबे के सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री बने रहने का मौका मिला है और सबसे लंबे समय से मुख्यमंत्री के पद पर काबिज हैं। बल्कि बिहार में वे पहले मुख्यमंत्री भी बन चुके हैं जिन्होंने लगातार 9 बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ली है। हमने देखा पिछले कुछ दिनों में कि नीतीश कुमार ने जब राजद से गठबंधन तोड़कर वापस भाजपा, जहां से कहा जाता है कि उन्होंने अपनी राजनीति की असली सफल पारी की शुरुआत की थी, जब वहां पर गए तब से उसके बाद से नीतीश कुमार पर हमले तेज हो गए हैं। हिंदुस्तान टाइम्स में कई सुंदर तस्वीरें आप स्क्रीन पे देख रहे हैं। नीतीश कुमार की चमचमाती आत्मविश्वास से भरी तस्वीरें, मोदी जी की भी आत्मविश्वास से भरी तस्वीरें और नीतीश कुमार की भी आत्मविश्वास से भरी तस्वीरें आपको दिख रही होंगी। सारे मीडिया चैनलों ने इस तस्वीर को बढ़ चढ़कर दिखाया है और हम सभी जानते हैं कि राजनीति में कुछ दिनों पहले तक कुछ और कयास लगाए जा रहे थे। बल्कि अमित शाह के साथ 2 तस्वीरों को देखकर बहुत सारे लोग आपस में यह कह रहे थे कि 2 चाणक्य फिर से एक साथ आ गए हैं राजद और जदयू के टूट के बाद। हालांकि नीतीश जी की छवि पर गहरा धक्का लगा ऐसा प्रतीत हो रहा है। इसकी पुष्टि उन तमाम सोशल मीडिया में फैलाए जा रहे मैसेजों से होती है कि कैसे कैसे मीम्स, कैसे कैसे जोक्स, कैसे कैसे कार्टून नीतीश कुमार पर बनाई जा रही है। कोई नीतीश कुमार की तुलना गिरगिट से कर रहा है, कोई कैमेलियन से कर रहा है। आप तस्वीरें लगातार स्क्रीन पर देख रहे हैं कि कैसे कैसे तस्वीरें नीतीश कुमार के ऊपर विपक्षियों द्वारा फैलाई जा रही है। बल्कि विपक्षियों ही नहीं, पक्ष के जो लोग हैं वे लोग भी दबी जुबान में कह रहे हैं, लेकिन वे खुलकर कुछ भी नहीं कह सकते हैं क्योंकि उनकी भी मीम्स, उनके भी डायलॉग्स कि अब हम किसी भी पार्टी को छोड़कर नहीं जाएंगे। नीतीश कुमार का यह फेमस डायलॉग कि नीतीश सबके हैं, आप फोटो में देख रहे हैं कि नीतीश सबके हैं, और उसमें कार्टून बिहार में बड़ा ही पॉपुलर हो गया कि 2.5 साल तुम्हारे हैं, 2.5 साल तुम्हारे हैं। तो नीतीश कुमार पर जितने भी कार्टून जुमले जो भी बन रहे हैं, राजनीति से परे, यानी कि जो राजनीति को लोग दूर से देखते हैं उनके लिए भी राजनीति में मसाला होता है। जो लोग राजनीति में किसी खास पार्टी के समर्थक होते हैं या विरोधी होते हैं, उन्हें कभी खुशी मिलती है, कभी दुख मिलता है। लेकिन एक ऐसी भी आम जनता होती है लोकतंत्र में जो राजनीति को दूर से देखते हैं, उसका मज़ा लेते हैं। राजनीति में चटपटा मसाला लगाकर राजनीति को पेश करने में नीतीश कुमार जी का कोई सानी नहीं है। उन्होंने यह बात फिर से साबित कर दिया है। हालांकि नीतीश जी के बारे में है कि नीतीश जी राजनीतिक बहुत लंबी पारी खेल चुके हैं, खेल रहे हैं, लेकिन जब इस बार उन्होंने राजद गठबंधन तोड़कर भाजपा के साथ सरकार बना ली और अभी 12 फरवरी के बारे में कहा जा रहा है कि 12 फरवरी को अभी भी राजद के जो विधानसभा अध्यक्ष हैं उनको हटाया जाना है, यानी कि फिर से बहुमत साबित करना होगा नीतीश कुमार की सरकार को, यानी एनडीए सरकार को, भाजपा जदयू की सरकार को। राजद जदयू की गठबंधन टूटने के बाद तेजस्वी यादव जो मुख्यमंत्री थे राजद के कोटे से, उन्होंने तो यहाँ तक कह दिया था, भविष्यवाणी कर दी थी कि इसी लोकसभा चुनाव में नीतीश कुमार की पार्टी जदयू का खात्मा हो जाएगा। बल्कि पूरे भारत में स्ट्रैटेजिस्ट के नाम से मशहूर रणनीतिकार, राजनीतिक रणनीतिकार के रूप में मशहूर प्रशांत किशोर ने भी लगभग यही बात कही थी कि नीतीश कुमार इस
2024 के लोकसभा चुनाव में उनकी पार्टी खत्म हो जाएगी, उनकी छवि बर्बाद हो चुकी है बतौर नेता, वे भी हाशिए पर चले जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। लेकिन जो तस्वीरें सामने आ रही हैं, नीतीश कुमार एनडीए गठबंधन के गठन के बाद दिल्ली आए थे और उनकी जैसी तस्वीरें, कॉन्फिडेंस से भरी तस्वीरें मीडिया में जो तैर रही हैं, उसे देखकर लगता है कि राजनीतिक में ऐसी भविष्यवाणियां अगर विपक्ष करने लगे, इसका मतलब कि वह पार्टी दरअसल और ज़मीन पर या तो मजबूत हो रही है या पहले की तरह मजबूती से काबिज है। इतना ही नहीं, जब नीतीश कुमार ने एनडीए के साथ दोबारा अभी सरकार बनाई, राहुल गांधी ने भी अपने तीखे तेवर का इस्तेमाल कर लिया और राहुल गांधी ने नीतीश कुमार की खुलकर आलोचना की और उन्होंने कहा कि जिसे जाना है जाए, बल्कि कांग्रेस उन लोगों के साथ अपनी सरकार बनाएगी, मोदी सरकार के खिलाफ हल्ला बोलेगी जिसको एनडीए सरकार से डर नहीं लगता है। नीतीश कुमार के बारे में वैसे यह धारणा कोई आज की बात नहीं है कि नीतीश कुमार वैसे नेता नहीं है जैसे नेता लालू यादव हैं। आम जनमानस में भी बिहार में और बिहार से बाहर यह बात दबी जुबान में लोग कहते हैं कि नीतीश कुमार चाहे जितने साल भी मुख्यमंत्री बने रहें, लेकिन वे कभी भी लालू यादव नहीं हो सकते हैं। जाहिर सी बात है कि लालू यादव कोई भी नेता एक मायने में होना चाहेगा तो दूसरे मायने में नहीं होना चाहेगा, कि एक मायने में अगर वह मजबूत मुख्यमंत्री के रूप में मशहूर होना चाहेगा, लोकप्रिय होना चाहेगा, जनता में पॉपुलर होना चाहेगा, तो वहीं दूसरी तरफ जेल जाना कौन नेता पसंद करेगा। जेल जाने के डर से वैसे पूरे भारत के कई राज्यों में सरकारें टूटी हैं, फूटी हैं और सरकारें टूटकर भाजपा के गठबंधन में सरकारें बन बिगड़ रही हैं। महाराष्ट्र में ऐसी ही चीज़ें देखने को मिली थी। जब राहुल गांधी ने नीतीश पर हमला बोला, नीतीश सरकार को कहीं ना कहीं एक तरीके से भाजपा की ईडी और सीबीआई के हमले से डरा हुआ बताने का इशारा किया, तब नीतीश कुमार गठबंधन, एनडीए की गठबंधन यानी राजग सरकार भाजपा के साथ आते ही नीतीश कुमार ने पलटवार किया और पलटवार करते हुए उन्होंने सीधा कहा कि इंडिया अलायंस काम ही नहीं कर रही थी। नीतीश कुमार ने सिरे से खारिज कर दिया कि इंडिया गठबंधन वास्तव में मोदी सरकार को हराने के लिए गंभीर नहीं थी। इतना ही नहीं, अगर हम देखेंगे तो यह नीतीश कुमार का दावा कहीं ना कहीं सही साबित होता दिखता है, क्योंकि जिस मुस्तैदी के साथ भाजपा किसी भी छोटे से छोटे चुनाव को जीतने की तैयारी करती है, यहाँ तक कि कई सारे गैर लोकतांत्रिक हथकंडे अपनाती है, जो कि हरियाणा के मेयर के चुनाव में दिखा, जिस पर सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को भी बयान देना पड़ा, वैसी तैयारी भाजपा से लड़ने वाले विपक्ष के नेता तो नहीं करते पाए जाते हैं। बल्कि नीतीश कुमार ने यहाँ तक कहा कि इंडिया अलायंस के वो बार बार इशारा कर रहे थे, समझा रहे थे मुद्दों पे, लेकिन कोई भी खुलकर अपनी बात नहीं रख रहा था। इंडिया अलायंस की अगर बात करें तो धीरे धीरे सभी प्रमुख पार्टियां कांग्रेस में, जो कांग्रेस के नेतृत्व में लोकसभा के चुनाव 2024 के लोकसभा चुनाव में जा रही हैं, वे धीरे धीरे अपने रिश्ते कांग्रेस से तोड़ रही है राज्यों में। उधर ममता बनर्जी ने तोड़ लिया, उधर पंजाब में आम आदमी पार्टी ने लगभग तोड़ ही लिया है, इधर केजरीवाल चुप हैं और तमाम पार्टी जो उत्तर प्रदेश में जो प्रमुख पार्टी सपा बसपा है, उनकी तरफ से भी अभी कोई खास इशारा नहीं आ रहा है। सीटों के गठबंधन पर बात नहीं हो रही है। जनवरी खत्म हो चुका है, फरवरी का लगभग दूसरा सप्ताह शुरू होने वाला है और मई में नया प्रधानमंत्री, अगर कोई नया प्रधानमंत्री विपक्ष की जीत होगी तो आना होगा, तो अभी इस पर ही कोई सहमति नहीं बन पाई है। अमित शाह ने फिर एक बार हालांकि यह बात पूछ लिया है कि अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री 2024 में भी नहीं बनेंगे तो कौन चेहरा है, विपक्ष का कौन चेहरा है जो प्रधानमंत्री को रिप्लेस कर सकता है। हालांकि नीतीश कुमार को यह अनुमान था, क्योंकि जब भाजपा या कोई भी पार्टी सत्ता में शासन चलाती हैं तो वह हर किसी नेता का एक काट भी ढूंढ कर रखती हैं। जब नीतीश कुमार 2020 के विधानसभा चुनाव में भाजपा के साथ चुनाव लड़ने के बावजूद 1.5 साल पहले जदयू के साथ चले गए थे, 17 महीने जदयू के साथ चले गए थे,
राजद जदयू की सरकार बन गई थी, तब से ही भाजपा को कहीं ना कहीं यह मन में डर हो गया था कि नीतीश कुमार उत्तर भारत में एकमात्र ऐसे नेता हैं जो भाजपा को गंभीरता से चुनौती दे सकते हैं, राजनीतिक चुनौती पेश कर सकते हैं। इसीलिए कुछ दिन पहले जैसे जैसे यह सामने लोकसभा चुनाव का समय नज़दीक आ रहा था, कहीं ना कहीं राजनीतिक हलकों में यह बात हो रही थी कि अगर इस चुनाव में जिस मुस्तैदी से नीतीश कुमार भाजपा के खिलाफ हमलावर थे, जिस चालाकी से, जिस चतुराई से नीतीश कुमार बिहार में राजद गठबंधन के साथ काम कर रहे थे, उन्होंने जाति सर्वे कराया, उन्होंने नौकरियां दी, ऐसे में भाजपा को बहुत बड़ा नुकसान हो सकता था। भाजपा ने इसी बीच वो एक नीतीश कुमार को कुर्मी नेता के रूप में समेट कर देखने का प्रयास किया था और कहीं ना कहीं इशारा यह राजनीति में की जाने लगी थी कि नीतीश कुमार का काट के रूप में पूरे देश में अनुप्रिया पटेल को बढ़ाया जा रहा है। आप ये तस्वीरें देख रहे हैं, इन तस्वीरों को अनुप्रिया पटेल ने अपने ही फेसबुक और तमाम सोशल मीडिया पर लगाया था, जहां पर कर्टसी कॉल नए साल में अमित शाह से मिलने के बहाने से वह गुलदस्ता दे रही हैं, जबकि राजनीतिक हलकों में यह बात जा चुकी थी कि अगर नीतीश कुमार 2024 लोकसभा चुनाव के ठीक पहले भाजपा में वापस नहीं आते हैं तो नीतीश कुमार के ऑप्शन के रूप में अनुप्रिया पटेल को सक्रिय राजनीति में बहुत बड़े चेहरे के रूप में बढ़ाया जाएगा। वैसे अनुप्रिया पटेल का कद वैसे भी बहुत बड़ा है, अभी वो कैबिनेट मिनिस्टर वो भी हैं, और अनुप्रिया पटेल चाहे जितनी भी बड़ी नेत्री हों, लेकिन इस समाज की, कुर्मी समाज की जो एक बहुत बड़ा वोट माना जाता है पूरे भारत में, उसके एकमात्र सर्वमान्य नेता अभी भी नीतीश कुमार है। नीतीश कुमार के पास बहुत सारी ऐसी खूबियां हैं जो अन्य नेताओं में चाहकर भी कम से कम भाजपा ढूंढ नहीं पाती और भाजपा उसका मुकाबला भी नहीं पेश कर पाती। जाति सर्वे और करीब 4 लाख सरकारी नौकरी के बाद नीतीश कुमार की छवि बिल्कुल मजबूत हो गई थी और वे अपने पुराने तेवर में, 2005 के तेवर में लौटते नजर आ रहे थे। नीतीश कुमार 2005 के तेवर में एक सुशासन बाबू के नाम से जो जाने गए थे अपने काम के द्वारा, वह वापस राजद जदयू की सक्रिय घोषणा पत्र को जिस सक्रियता से घोषणा पत्र को लागू किया जा रहा था, नौकरियों के वादे को पूरा करने का प्रयास कर रहा था, जाहिर सी बात है कि उससे भाजपा तिलमिला गई थी। भाजपा को कहीं ना कहीं यह समझ में आने लगा था कि अगर इसी गति से राजद जदयू की गठबंधन जनता के लिए काम करते रही तो भाजपा को कम से कम बिहार के 40 लोकसभा सीट में से एक भी नसीब नहीं होगी। हालांकि बिल्कुल ऐसा ही दावा नीतीश कुमार ने किया था जब उन्होंने भाजपा से नाराज होकर नरेंद्र मोदी के सत्ताई अहंकार के खिलाफ बोला था। नीतीश कुमार ने बहुत ही कैलकुलेट करके, उन्होंने गणनात्मक तरीके से बोला था कि वे कुछ नहीं करेंगे, वर्तमान जो जितनी सीटें हैं भाजपा के पास उसमें सिर्फ वो 40 सीटें, लोकसभा की सीटें कम कर देंगे, भाजपा खुद अपनी जगह पर आ जाएगी, मतलब अपनी राजनीतिक औकात में आ जाएगी। नरेंद्र मोदी चूंकि नीतीश कुमार के पुराने तेवर से वाकिफ हैं कि नीतीश कुमार में कम से कम, क्योंकि वह खुद आरएसएस और बीजेपी के कहीं ना कहीं एक भीतर से हिस्सा रहे हैं, इसलिए नरेंद्र मोदी को भी इसका एहसास था कि अगर नीतीश कुमार ने कहा है कि 40 सीट कम कर देंगे तो नरेंद्र मोदी की सरकार अपनी जगह पर आ जाएगी, इसका मतलब था कि यह बात सही भी हो सकती है। इसीलिए आप देखेंगे कि बीच में ईडी और सीबीआई के हमले विपक्ष के नेताओं पर बड़ी तेजी से बढ़ गए, बल्कि कई राज्यों में उड़ीसा तक के कांग्रेसी नेताओं के घरों पे छापा पड़ रहे हैं और करोड़ों रुपए दिखाया जा रहा है। हालांकि बहुत सारे मुद्दों पे जो ईडी सीबीआई के जो छापे विपक्षी नेताओं के घर पर पड़ते हैं, इन पर बहुत यकीन करना कभी भी संभव नहीं होता। इसका कारण यह है कि 2014 में भी जिस प्रकार से आरएसएस कांग्रेस के खिलाफ प्रचार कर रही थी, ए राजा का नाम ले रही थी, विनोद राय ने टिप्पणियां की थी कि कांग्रेस के शासन में
खरबों रुपए के जो घोटाले हुए थे, 76 लाख करोड़ के जो घोटालों का ऐसे ऐसे अनगिनत संख्याएं जो आती थी, विनोद राय ने बाद में माफ़ी मांगी और वो तमाम बड़े बड़े कांग्रेस के नेता जिन पर उस वक्त भ्रष्टाचार का आरोप लगाया गया, कांग्रेस को पूरे देश में बदनाम किया गया और उसके लिए पूरा मीडिया में प्रचार किया गया, अभी तक कोई भी बड़ा नेता जेल में नहीं है, बल्कि जिन नेताओं पर जांच एजेंसियों ने जांच किया वे सभी नेता कम से कम बाहर हैं। खुले रूप में उनके खिलाफ कुछ भी अभी सत्ता पक्ष नहीं कह सकती है, नहीं कह पाई है। इस हिसाब से अगर आप देखेंगे तो यह सीधा सीधा लगता है कि जिस आरएसएस बीजेपी के भीतर के ही प्रोजेक्टेड लीडर नीतीश कुमार रहे हैं, तो ऐसे में यह लाजमी था कि अगर नीतीश कुमार अभी भी 2024 के लोकसभा चुनाव तक भाजपा गठबंधन में नहीं जाते तो नरेंद्र मोदी को एक बड़े नुकसान का सामना करना पड़ सकता था। बल्कि यूं कहें कि लगभग यह कहीं ना कहीं तय था कि नरेंद्र मोदी 2024 में हार भी सकते थे। इसीलिए चंद महीनों पहले ही अमित शाह का वो रैली जिसमें वो कह रहे थे कि भाजपा के दरवाजे नीतीश कुमार के लिए हमेशा के लिए बंद हो गए हैं, जिस पर चुटकियां ली जा रही हैं कि दरवाजे बंद हो गए थे, लेकिन अंदर से सिटकिनी लगाना अमित शाह भूल गए थे, इसीलिए वापस जदयू भाजपा में चली आए। तो ऐसे चुटकुलों से भरे माहौल में सभी लोग 2024 के लोकसभा चुनाव की गंभीरता को समझ रहे हैं और कहीं ना कहीं यह संदेश नीतीश कुमार के इसके बाद पलटी मारने के बाद, यानी कि नीतीश कुमार के भाजपा गठबंधन में जाने के बाद यह मैसेज गया है कि नरेंद्र मोदी जो डंके की चोट पर बार बार कह रही थी कि अब की बार 400 पार, दरअसल ऐसी बात नहीं है। क्योंकि जो नरेंद्र मोदी को लग रहा था, जिस नरेंद्र मोदी को अगर यह लग रहा होगा, प्रधानमंत्री जी को यह लग रहा होगा कि रामलला टेम्पल के बाद, राम जन्मभूमि के विवाद को हल करने के बाद, राम मंदिर बनाने के बाद भी अगर उन्हें नीतीश कुमार के सहारे की जरूरत बिहार में पड़ रही है, अन्य जगहों पर पड़ रही है, इसका मतलब है कि वे मंच से चाहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो भी घोषणा करें, कोई भाजपा का नेता कितनी भी सीटों को जीतने का दावा कर ले, लेकिन सच्चाई वो नहीं है जिसका वे ढोल पीट कर दावा कर रहे हैं। क्योंकि भाजपा के नेताओं की सांसें फूली हुई थी। जिस प्रकार से बिहार के भाजपा नेतृत्व चुप हुई है नीतीश कुमार के मुद्दे पर, उसी नीतीश कुमार के मुद्दे पर जिनके चंद महीने पहले भाजपा की नेत्रियां महिलाएं कह रही थी कि वो गांजा पी के आते हैं, शाम को ही पी लेते हैं, वह महिलाओं पर अश्लील टिप्पणी करते हैं। वो जनसंख्या वाले डिबेट पर जो नीतीश कुमार की किरकिरी हुई थी कि पता नहीं ये बुजुर्ग हो गए हैं और इन्हें बोलने की मर्यादा खो चुके हैं, सदन में कुछ भी बोल रही है, पूरी भाजपा जिस नीतीश कुमार पर कुछ महीने पहले अश्लीलता का आरोप लगाकर टूट पड़ी थी, आज उसी नीतीश कुमार पर भाजपा के सभी नेताओं की चुप्पी है। बल्कि सभी भाजपा के नेता इस बात में व्यस्त हैं कि नीतीश और जदयू भाजपा के गठबंधन में कौन मंत्रालय किस पार्टी किस नेता को जाएगा और कौन सा प्रमुख मंत्रालय किस छोटे के नेता को या जदयू के खाते में जाएगा या भाजपा के खाते में जाएगा। बल्कि मंत्रालय के बंटवारा के बारे में भी जो राजद की तरफ से फैलाया जा रहा था कि जीतन राम मांझी 12 फरवरी तक चाहें तो राजद के कोटे से मुख्यमंत्री बने और इस सरकार पर, यानी कि जदयू भाजपा की सरकार पर हमला करें और दिखा दें कि चाणक्य नीति क्या होती है। वह जीतन राम मांझी दरअसल कहीं से भी नहीं लग रहे हैं कि वे राजद की तरफ जाने की मूड में हैं, क्योंकि वह तो अपने क्षेत्र में, अपने विधानसभा क्षेत्र में भाषण दे रहे हैं एक उक्त मंत्रालय को लेकर, जिसमें साफ साफ कह रहे हैं कि क्या हम लोगों का मतलब जो वंचित समाज के जो लोग हैं, क्या उन लोगों को बड़े मंत्रालय, पथ निर्माण विभाग मंत्रालय जैसे मिलने का अधिकार नहीं है? क्या हम लोग रोड, सड़क, पुल पुलिया नहीं बना सकते हैं? इसका सीधा मतलब है कि नीतीश कुमार की जो मौजूदा सरकार बिहार में फिर से पुनर्गठित हुई है, जदयू भाजपा के नेतृत्व वाली सरकार, उसमें कोई भी पार्टी कहीं भी
टूटकर राजद के साथ नहीं जा रहा है, बल्कि वे लोग इसलिए व्यस्त हैं कि किसे कौन सा मलाईदार मंत्रालय मिलेगा। ऐसे में यह समझना बहुत ही ज़रूरी है कि जिस नीतीश कुमार पर यह आरोप लग रहा है कि नीतीश कुमार पलटू कुमार हैं, कोई पलटी पुत्र कह रहा है, आपने आगे वीडियो में देखा होगा कैसे कैसे मीम्स चल रहे थे, उनसे दरअसल यह भी पूछा जाना चाहिए कि नीतीश कुमार तो तब भी मुख्यमंत्री थे, अब भी मुख्यमंत्री थे। यह बात आम हलकों में है कि दरअसल पलटी नीतीश कुमार नहीं मार रहे हैं, पलटी बल्कि राजद मार रही है, भाजपा मार रही है। क्योंकि 2015 के चुनाव को याद कीजिए, जब राजद और जदयू एक साथ गठबंधन में चुनाव लड़ी थी विधानसभा का, और भाजपा की संख्या, सीटों की संख्या बहुत कम हो गई थी। उस वक्त अगर आप लोकतांत्रिक मूल्यों की बात करें तो जनता ने नीतीश कुमार के नेतृत्व में राजद जदयू को एक साथ काम करने का जनादेश दिया था 2015 में, जिसका उल्लंघन नीतीश कुमार ने किया और वे भाजपा की तरफ चले गए और उन्होंने भाजपा के साथ 2.5 साल सरकार चला ली। अगर आप 2020 की बात करेंगे तो 2020 में भाजपा और जदयू ने साथ में चुनाव लड़ा था और इस बार जनादेश मिला था नीतीश कुमार को ही, लेकिन भाजपा के नेतृत्व में। इस बार भी 2020 में वे जनादेश को नकार कर 2023 में करीब 17 महीने पहले वो चले गए थे, 2022-23 में चले गए थे, अगस्त 2022 में राजद की तरफ। यानी कि इस वक्त भी उन्होंने जनादेश का उल्लंघन किया और वे मुख्यमंत्री बने रहे। लेकिन सवाल यह है कि 2015 में जिस भाजपा को विपक्ष में रहने का जनादेश मिला था, विपक्ष की भूमिका निभानी थी, क्या वे विपक्ष में रह पाए? जिस राजद को 2020 के विधानसभा चुनाव में विपक्ष में रहने का जनादेश मिला था, विपक्ष की भूमिका निभाने का जनादेश मिला था, क्या वह राजद पूरा विपक्ष में नहीं रह सकती थी? तो हम इस बात पर गंभीरता से विचार कर सकते हैं कि दरअसल नीतीश कुमार अकेले पलटी नहीं मार रहे हैं, बल्कि यह कहना आज के समय में मुश्किल है कि कौन असली पलटी कुमार है, कौन पलटू कुमार है, कौन पलटू राम है, या जैसी भी शब्दावलियां राजनीतिक हलकों में प्रयोग हो रही है, वो उसे किसी भी एक पार्टी के लिए नहीं कहा जा सकता है, बल्कि व्यवहारिक राजनीति के दलदल में फंसती विचारधारा की तरफ देखेंगे तो हमें समझ में आएगा कि जो विधायक चुनाव के समय मंचों पर चढ़कर जनता के पक्ष में लड़ने के बड़े बड़े दावे करते हैं, चुनाव जीतने के बाद वही नेता, वही विधायक मंत्री बनने के लिए छटपटाते रहते हैं और उन्हें इसमें कोई परेशानी नहीं होती जब उनके नेता बड़ी आसानी से दूसरी पार्टियों के साथ जनता के विश्वास को तोड़कर सरकार बनाते हैं, सरकार गिराते हैं। ऐसी व्यवहारिक राजनीति में विलुप्त हो गई हैं विचारधारा की रेखाएं। नीतीश कुमार भले ही समाजवादी खेमे के मुख्यमंत्री हैं, लेकिन समाजवाद का कोई तत्व पूरी तरीके से उनमें बचा है, यह ठीक नहीं कहा जा सकता। ऐसी बातें राजद के बारे में बिहार के संदर्भ में कही जा सकती हैं कि जिस राजद के बारे में जनता के मन में है कि वह समाजवाद की असली पार्टी है, समाजवादी पार्टी है, लेकिन समाजवादी विचारधारा के मानकों को अगर देखें तो कहीं ना कहीं उसमें राजद जैसी ज़मीनी पार्टियां भी असफल होती हुई नज़र आती है। और जहां तक विचारधारा की बात है, भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस से जुड़े पार्टी और लोगों की, तो भाजपा की और आरएसएस की तो कोई भी मुकम्मल विचारधारा ही नहीं है, जैसा कि सभी पार्टियां आरोप भाजपा पर लगाते हैं। राहुल गांधी ने तो यहाँ तक पिछले कई सालों से यह कैंपेन ही, यह अभियान ही शुरू कर दिया है, कहकर कि कांग्रेस मोहब्बत का दुकान चला रही है और भाजपा नफरत का दुकान चला रही है। भाजपाइयों को नफरती चिंटू सोशल मीडिया में कहा जा रहा है और लगातार कहा जा रहा है। बल्कि हम देखेंगे तो 2024 लोकसभा के चुनाव से पहले राजनीतिक फेरबदल जो हो रहे हैं उसमें कोई नई बात नहीं है, कोई बड़ी बात नहीं है, बल्कि यह सभी जानते थे, जिनको भी राजनीतिक समझे हुए जानते थे कि 2024 के लोकसभा चुनाव के पहले पूरे देश में एक बहुत बड़ा राजनीतिक उथल पुथल फेरबदल देखने को मिलेगा, जिसका सबसे प्रभावित
फेरबदल जो हुआ वह बिहार में ही हुआ, क्योंकि महाराष्ट्र में जो अजीत पवार एनसीपी के टूटकर जो भाजपा में शामिल हुए और अजीत पवार उप मुख्यमंत्री बने, उस मामले में भी यह ठीक नहीं कहा जा रहा था कि उससे भाजपा को 2024 लोकसभा के चुनाव के मद्देनज़र बहुत बढ़त मिली है। लेकिन बिहार में नीतीश कुमार के एक कदम ने सच में भाजपा को बहुत कदम राजनीति में आगे बढ़ा दिया है। अब थोड़ा बहुत गंभीरता से और बहुत ही आत्मविश्वास से नरेंद्र मोदी जो कह रहे हैं कि अब की बार 400 पार संभव भी हो सकता है। हालांकि विपक्ष की असली भूमिका में कौन, यह सवाल बना हुआ है। राहुल गांधी भारत जोड़ो न्याय यात्रा कर रहे हैं। इसके पहले राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा किया था। इस देश में या पूरी दुनिया में कहीं भी जो पक्ष की पार्टियां हैं, जो रूलिंग पार्टी हैं, जो सत्ता चलाती हैं, उनके खिलाफ अगर कोई विपक्ष हो सकता है तो वह विचार का ही विपक्ष हो सकता है। व्यक्ति अर्थात किसी व्यक्ति विशेष में जो नेता को ढूंढने लगते हैं, विचार रहित नेता को ढूंढने का जो विपक्ष का प्रयास है, यह हमेशा की तरह इस बार भी असफल होगा। बल्कि अगर आप इतिहास के नज़रिए से देखेंगे तो कोई भी व्यक्ति, चाहे वह किसी भी धर्म का हो, किसी भी राजनीति का हो, किसी भी लिंग का हो, किसी भी भेद का हो, अगर उसके विचार मजबूत हैं तो कहीं ना कहीं आगे चलकर ऐसे नेता इतिहास में खुद को अपने काम के माध्यम से, अपने विचार के माध्यम से स्थापित करते हैं। लेकिन जो 30-35 साल पहले से जो समाजवादी धाराओं में भी एक वैचारिक विचलन को देखने को मिला है, उसे साफ साफ कहा जा सकता है, समझा जा सकता है कि जिस समाजवाद के लिए कभी कहते थे लोहिया सरीखे बड़े बड़े नेता कि व्यक्ति रानी के खिलाफ मेहतरानी को खड़ा करने का जो जज्बा था राजनीति में, वह आज कहीं भी देखने को नहीं मिल रहा है। राजनीति में धन्ना सेठों की पकड़ हो गई है और हर पार्टी के नेता एक बार भले ही चुनाव जीत जाएं तो वे अपने वादों को पूरा करने की बजाय, अपने घोषणा पत्र को लागू करने की बजाय, अगले चुनाव में वे कैसे जीतेंगे, दोबारा विधानसभा या संसद में जीत कर कैसे पहुंचेंगे, इसी में मशगूल हो जाते हैं, इसी में खो जाते हैं। और इसकी भारी कीमत जनता को चुकानी पड़ती है। उस जनता को चुकानी पड़ती है जो जनता अपने नेताओं को प्रिय मानकर, उनके वादों पर यकीन कर, उनके भाषणों को सच मानकर जाती है, ज़मीन पर लड़ती है, प्रचार करती है, दूसरे नेताओं के खिलाफ प्रचार करती है, आपस में लड़ती है, वोट करती है, अपने नेताओं को जिताती है। जनता ईमानदारी से लोकतंत्र में अपने नेताओं को वोट करती है और नेता पार्टी में जीतने के बाद, अपने व्यक्तिगत जीत के बाद अपनी सुविधानुसार पार्टी बदल देते हैं, विचार बदल देते हैं, पक्ष बदल देते हैं, विपक्ष बदल देते हैं। ऐसी परिस्थिति में अगर हम नीतीश कुमार के राजनीति का मूल्यांकन करेंगे तो हमें लगेगा कि जिस राजनीति समझ के अनुसार नीतीश कुमार की पूरे भारत में इसलिए निंदा हो रही है, आलोचना हो रही है कि वे एकमात्र सहारा थे जो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को 2024 लोकसभा चुनाव में चुनौती दे सकते थे, यह दरअसल बढ़ा चढ़ाकर पेश किया गया विचार है। व्यक्ति कोई महान नहीं होता, बल्कि विचार महान होता है। व्यक्ति इतिहास में खो जाते हैं, विचार इतिहास में अमर हो जाते हैं। अगर विचार किसी व्यक्ति के भीतर विचार भरा हुआ हो और वह अपने विचारों पर आजीवन कायम रहे तो उस विचार को भी लोग महत्व देते हैं। बहरहाल नीतीश कुमार इतिहास में कैसे जाने जाएंगे या नहीं जाने जाएंगे यह तो भविष्य तय करेगा, लेकिन 2024 के लोकसभा चुनाव के ठीक पहले नीतीश कुमार का राजद गठबंधन तोड़कर जाना, इंडिया गठबंधन पर सीधा सीधा प्रहार करना और मोदी जी के साथ खड़े होकर आत्मविश्वास के साथ तस्वीरें खिंचवाना और उसे सोशल मीडिया पर वायरल करवाना, इन चीज़ों से एक बात साफ है कि जो वर्तमान में सत्ता पक्ष है वह 2024 में भी सत्ता पक्ष रहेगी, लेकिन जो विपक्ष 2024 के बाद नरेंद्र मोदी जी के सामने आएगा वह विपक्ष की कितनी भूमिका ईमानदारी से निभा पाएगा, यह एक बड़ा सवाल है। ऐसे तमाम मुद्दों के लिए आप मेरे चैनल
दैनिक अंबेडकर को देखते रहिए। सारे महत्वपूर्ण मुद्दों पर हम आपके सामने बेहतरीन चर्चा लाने का प्रयास करते रहेंगे। अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लगता है तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। और मेरे चैनल के ऊपर आर्थिक मदद के लिए बैंक अकाउंट का डिटेल भी दिया हुआ है। अगर आप चाहते हैं कि मेरा काम और अच्छा हो, इसमें इम्प्रूवमेंट हो, आपके मुद्दे और बढ़ चढ़ कर मैं पेश कर सकूं, तो आप आर्थिक सहयोग भी दे सकते हैं। आगे मैं फिर मिलूंगा नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए शुक्रिया, धन्यवाद।